आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 आईएससी बोर्ड 2024 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का। तो चलिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, चलिए उसको देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, लेट एल बी द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, द रिलेशन आर ऑन एल डिफाइंड एज परपेंडिकुलर टू इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव, ट्रांसटिव या सिमेट्रिक या फिर इक्विवेलेंस। तो रिलेशन कैसा है, परपेंडिकुलर टू। इसका मतलब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमारे पास एक ये लाइन है और एक दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो ये रिलेशन कैसा होगा, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन क्या ये ट्रांसटिव होगा, रिफ्लेक्सिव तो होना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं होती है। तो ट्रांसटिव के लिए चेक करेंगे, अगर एक लाइन ए दूसरी लाइन बी दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, और बी और सी भी आपस में परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन सी है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि लाइन ए और लाइन सी पैरेलल होंगी आपस में। इसका मतलब ट्रांसटिव वाला केस भी नहीं होगा, तो केवल सिमेट्रिक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। सेकंड इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और इसकी पावर क्या है 1, तो डिग्री जो है वो 1 हो जाएगी और ऑर्डर क्या होगा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी राइट। ठीक है। थर्ड है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। स्टेटमेंट 1 है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, और स्टेटमेंट 2 है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या हुआ, अगर एक सेट ए है उसके एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, ये सेट के एलिमेंट है। अगर रिलेशन हमें आइडेंटिटी बताना है तो वो कुछ इस तरह से होगा। मान लेते हैं कि R1 जो है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन है, तो इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी कॉमा सी भी होगा। तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है और ये भी पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब इसी तरह एक सेकंड केस ले लेते हैं, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और एक और कोई भी ए कॉमा बी। तो क्या ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल। लेकिन क्या ये आइडेंटिटी होगा? आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए कॉमा बी भी आ गया है। इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो तो ट्रू है कि स्टेटमेंट 1 है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इज रिफ्लेक्सिव, ये ट्रू होगा। लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। फोर्थ पार्ट देखते हैं, द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ इज शोन बिलो, और इस ग्राफ में हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है। फिफ्थ वाला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ कोसेक साइन इनवर्स -1/2 माइनस सेक ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। तो इसको पहले तो कन्वर्ट कर लीजिए, साइन इनवर्स को कॉस में बदलेंगे, कोसेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदलेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा सेक ऑफ कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स अगर लिख दिया तो ये हो जाएगा -2। अब देख रहे हैं आप, कोसेक और कोसेक इनवर्स यहाँ पे इग्नोर हो जाएगा, -2 बचा और यहाँ पे माइनस ऑफ -2, यानी कि ये 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 1 टू √3। अब आपको पता है यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मेट लगेगा, क्योंकि ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाई ए होगा, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 1, यानी कि x ही रहेगा, और 1 अपॉन ए में भी 1 अपॉन 1 है, तो tan इनवर्स फ्रॉम 1 टू √3। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 कितना होता है, tan इनवर्स √3 हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि π/3। ठीक है। और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, π/12, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए सेवन पार्ट देखते हैं, असर्शन गिवन है, लेट द मैट्रिक्स ए बी -3 2 -5 and 4 एंड बी 4 -2 5 -3 बी सच दैट a to the power 100 be
इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर 100। रीजन गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर है, दिस इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर n इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए टू द पावर n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो ये रीज़न बिल्कुल सही होगा, और इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में चलिए इसको देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल रहा है -2 0 0 एंड -2, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं -2i के बराबर। और इसी तरह b इंटू ए को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही सेम मिलेगा। इसी तरह अगर a स्क्वायर हमने निकाल लिया और उसको फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा b इंटू ए स्क्वायर के। सेम इसी तरह a टू द पावर 100 तक अगर हम पहुँच गए इंटू b और b इंटू ए की पावर 100, यानी a मैट्रिक्स 100 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है और फिर वो b से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो सेम रिजल्ट आएगा अगर b को हम लोग a टू द पावर 100 वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए 8th वाला देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ई टू द पावर x dx इज इक्वल टू ई टू द पावर x fx प्लस सी देन fx विल बी। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने ये वाला फॉर्मेट भी बता दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस एफ डैश एक्स और बाहर e की पावर x लिखा है, तो इसका आंसर सिंपली क्या होता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है cot x, और अगर cot x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो इससे यहाँ पे भी ये प्रूव हो गया कि e टू द पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा। और अगर एफ एक्स की बात करें, क्योंकि इन्होंने केवल एफ एक्स पूछा है, तो वो क्या होगा cot x। सिंपल है ये वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9th पार्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, पहले एफ डैश एक्स तो निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12, और यहाँ से अगर 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको कि हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। अब यहाँ पे इंटरवल बनाएंगे और उसके बाद देखना है कि आपका पॉजिटिव इंटरवल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, वही वाला इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालने के बाद हमारा जो इंटरवल आएगा वो 2 और -2 से स्प्लिट होगा, प्लस माइनस प्लस पे। तो अगर हमें पॉजिटिव की बात करें इंक्रीजिंग के लिए, तो -∞ से -2 से लेकर 2 से इन्फिनिटी, तो यूनियन हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। 10th वाला देखिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए, ये क्या होगा। तो उसके लिए देखिए ए और बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर। ए बी माइनस बी ए, अगर ये हमें पता करना है क्या होगा, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा ए बी की पावर टी, यानी कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है, तो अभी आपने देखा बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए माइनस ए इंटू बी। अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई ऐसा फॉर्मेट आता है जहाँ पे ए ट्रांसपोज या फॉर एग्जांपल पी ट्रांसपोज माइनस ऑफ पी के बराबर है, जैसा इस केस में आ रहा है, तो वो क्या होगा सिमेट्रिक, वो क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ऑप्शन ए। 11th वाला पार्ट काफ़ी आसान है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1/x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और 1/x का क्या हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, 12th वाला देखते हैं। टीना इज प्रैक्टिसिंग फॉर एन अपकमिंग राइफल शूटिंग टूर्नामेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर शूटिंग द टारगेट इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ शॉट आर 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1 respectively. Find the probability of at least one shot of Tina hitting the target. कम से कम एक शॉट हिट होना चाहिए, इसका मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ ना निकाल के हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 माइनस एक भी बार हिट नहीं हुआ है उससे निकाल लेते हैं। तो अगर एक भी बार हिट नहीं हुआ यानी पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट इंटू पी सी नॉट, क्योंकि ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंटू पी डी नॉट। तो ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट और डी नॉट कैसे निकलेगा, हर एक को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 13 पार्ट ये भी काफ़ी इजी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ग्राफ ए जो दिख रहा है वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका आंसर सिंपली ग्राफ ए हो जाएगा। 14th वाला देखिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड एक्स प्लस 3 फ्रॉम 0 to 6। लिमिट दे रखी है, अगर आप देखें ध्यान से 0 से 6 में ये पूरा ही पॉजिटिव होगा, यानी मॉड हटेगा तो केवल x प्लस 3 ही रहेगा, यानी 0 से 6 x प्लस 3 dx। अगर इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 3 को इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट लगा देंगे फ्रॉम 0 to 6। इसका डिटेल आंसर आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए अब इसका 15 पार्ट देखते हैं। गिवन दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/12 और इसके साथ ही गिवन है y डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट पे ध्यान देना होगा, पर सेकेंड है इसलिए dy/dt आपको गिवन है जो कि कितना है -1, क्योंकि डिक्रीजिंग है। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो dx/dt निकालना है जब x की वैल्यू 5 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। काफ़ी सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका आंसर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। 1/y को हम लोग -1/y² भी लिख सकते हैं, dy/dt साथ में रहेगा। इसी तरह यहाँ पे -1/x² dx/dt। वैल्यूज़ केवल पुट करना है y, x और dy/dt की, तो आंसर आ जाएगा -25। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट है इसका रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड है। ये फंक्शन f है रियल नंबर -1/3 और इसके अलावा r -0 तक है, यानी इसकी अगर डोमेन और कोडोमेन की बात करें तो वो गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में। ठीक है, बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 5/3x प्लस 1 इज इन्वर्टिबल। ये बोल दिया है कि ये इन्वर्टिबल है, सिंपली आपको f इनवर्स x निकालना है। बहुत ही सिंपल है ये, यानी कि fx इज इक्वल टू y अगर हम लेट कर लें तो वो गिवन है आपको किसके बराबर, 5/3x प्लस 1 के। आपको x इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है, तो ये क्या हो जाएगा 3xy प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 3xy इज इक्वल टू 5 माइनस y। तो x क्या हो जाएगा 5 माइनस y अपॉन 3y। ठीक है, अब ये x क्या है, अगर हम देखें fx इज इक्वल टू y हम लेट करते हैं तो f इनवर्स ऑफ y क्या हो जाएगा x के बराबर। तो ये इसका इन्वर्स आ चुका है। अगर हमें f इनवर्स ऑफ y मिल गया है 5 माइनस y अपॉन 3y। ठीक है, तो f इनवर्स x क्या होगा, सिंपली जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x पुट कर देंगे, 5 माइनस x अपॉन 3x। ठीक है, सेकंड पार्ट भी इसका काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 2x माइनस 7 अपॉन 4 शो दैट fx इज 1 1 एंड ऑन 2। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, आसानी से हो जाएगा। 1 1 प्रूव करना है और फिर आपको ऑन 2 प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन बिलो विदाउट एक्सपेंडिंग इट एट एनी स्टेज। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आप पहले इसको अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा बना लीजिए। यहाँ पे इसका हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा और इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग ऐड कर लेंगे C1 और C3 को। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बीटा गामा, गामा अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। 1 1 1 एज इट इज़ रहेगा। ये अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हो चुका है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा तो है, साथ में अगर हमने इसमें C1 भी ऐड कर दिया, ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C1। तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे भी आपको अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा मिलेगा और सेम यही चीज़ नीचे भी। अब अगर हम लोग C3 से ये कॉमन ले लेते हैं पूरा टर्म, तो अंदर क्या बचेगा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा। 1 1 1 बचेगा और C3 में भी 1 1 और 1 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 4 है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, ये ऑलरेडी पता है। इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट f
एट एक्स इज इक्वल टू 3, ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी होगी आपको। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे अगर हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे LHL और RHL आपको अलग अलग नहीं चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 चेक करेंगे तो देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे अगर इसको एक्सपेंड कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा माइनस 36। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, उसको अगर हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो केवल x प्लस 9 बचेगा। अब यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 12। एक तरफ से आप देख रहे हैं कि f एट 3 जो है वो k के बराबर है, और इसके अलावा ये जो वैल्यू आ रही है वो 12 के बराबर है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 के बराबर, ठीक है। चलिए अगला इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट 2,0 एंड 4,4। टेंजेंट किसी और लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन का पहले तो हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया 2 के बराबर। अब अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब इसी को अगर इक्वेट कर दिया जाए स्लोप ऑफ लाइन के स्लोप के बराबर तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 के बराबर, यानी कि x माइनस 2 हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अगर x 3 है तो y क्या होगा वो यहाँ से पुट करके निकाल लेंगे, तो वहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट करना है 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इसका डिटेल सॉल्यूशन चलिए अपनी स्क्रीन पे देखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ एट ए माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस एक्स, और साइन 2 पाई माइनस एक्स जो कि होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब वहाँ पे नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन एक्स के बराबर हो गया, ठीक है, यानी e की पावर माइनस साइन एक्स हो गया। अब अगर इसको आप थोड़ा सा चेंज करें तो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर जो माइनस साइन एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स, उसको नीचे कर दिया। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर साइन एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स प्लस 1, वही यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 2 में। 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर भी और नीचे भी सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसका मतलब तो इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होकर केवल 1 बचेगा, यानी कि उसका इंटीग्रेशन x हो गया। लिमिट है फ्रॉम 0 टू 2 पाई, यानी 2i विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस 0, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई के बराबर, i की वैल्यू पाई हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से ही पूछा गया है, इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ट्वाइस ऑफ पी ए, 2 टाइम्स ऑफ पी ए गिवन है पी बी के बराबर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, जो कि है 5/13, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी 5 अपॉन 2 इंटू 13, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 26। अब पी ए आपको पता है, पी बी भी पता है, और यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने पी ए ऑब्लिक बी भी गिवन है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये चीज़ भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी आ जाएगी इस फॉर्मूले से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये दोनों गिवन है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी में जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यूज़, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ रही 2/13, और उसके बाद फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगी 11/26। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ y इज इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 sin log x, ये गिवन है आपको और हमें कुछ प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको dy/dx भी चाहिए, d2y/dx2 भी चाहिए। तो चलिए इसको डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो देखिए सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, 3 एज इट इज़ रहेगा, और cos ऑफ log x हो जाएगा माइनस sin ऑफ log x, और फिर log x का चेन रूल की हेल्प से करेंगे तो 1/x हो गया। इसी तरह यहाँ पे आ रहा है 4 cos ऑफ log,
इसी तरह ये आ रहा है 4 cos ऑफ log x इंटू 1/x कॉमन है तो नीचे कर दिया उसको। अब इसके बाद आपको x dy/dx भी चाहिए था इक्वेशन में, इसलिए आप ये x को इस साइड भेज दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो x dy/dx आपकी ये वैल्यू आ चुकी है। अब आप दोनों साइड फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि d2y/dx2 का भी टर्म है। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x को साइड में किया dy/dx का d2y/dx2 और फिर dy/dx साइड में x का 1 हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे भी इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ये ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन था तो ये हो जाएगा -y। तो इस तरह से आपको जो प्रूव करना था वो वाली इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सॉल्व फॉर x साइन इनवर्स x/2 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, ये आपको गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यानी हमें x की वैल्यू निकालने के लिए कुछ यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा रूल, जैसे कि साइन इनवर्स x/2 है, ये हो जाएगा π/6 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब इसके बाद अगर साइन इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो ये x/2 हो जाएगा किसके बराबर, साइन π/6 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसको आप a की तरह ट्रीट कर लीजिए और इसको b की तरह, तो साइन a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए इसका भी डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो साइन a माइनस बी अप्लाई करने पे देखिए साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉस और कॉस इनवर्स x है तो केवल x बचेगा। साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। और इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा ये √3/2 और साइन ऑफ कॉस इनवर्स x, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी वैल्यू होती है √1 माइनस x²। अब यहाँ पे x/2 और x/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल √1 माइनस x² इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z y के बराबर है और आपको यहाँ पे कुछ प्रूव करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने ML अग्रवाल में सॉल्व एग्जाम्पल में भी देखा होगा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स z को दूसरे साइड भेज देते हैं तो पाई माइनस साइन इनवर्स z हो जाएगा। अब आपको पता है पाई माइनस साइन इनवर्स z या फिर पाई माइनस साइन इनवर्स थीटा जो होता है वो साइन इनवर्स थीटा के बराबर होता है। अब अगले स्टेप में हमने साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे साइन और साइन इनवर्स इग्नोर हो जाएंगे, z बचेगा। और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का, जो कि होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y² प्लस y √1 माइनस x²। अब यहाँ पे भी साइन और साइन इनवर्स इग्नोर हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या होगा, x √1 माइनस y² में ये तो x² हो गया और रूट हट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद जो आपको प्रूव करना है वो थोड़ा सा इधर उधर ट्रांसपोज करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे इवेल्युएट करना है x² cos x dx को। ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स दिख रहे हैं, एक एल्जेब्राइक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। तो आई लेट के हिसाब से क्या होगा, एल्जेब्राइक पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अगर बाई पार्ट्स की बात करें u v dx, अगर ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे u फर्स्ट है और v सेकंड, तो क्या होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और बाहर पूरा dx लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट रहता है। अभी इसका आंसर भी मैच कर लीजिएगा। सेकंड वाला क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 7 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 7। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखना है डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा डिनोमिनेटर का, 2x प्लस 4। अब आपको ऊपर सिंपली 2x प्लस 4 बनाना है किसी तरह न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा, नीचे एज इट इज़ रहने दीजिए। ऊपर अगर 2x प्लस 4 बनाना है तो लिख देते हैं पहले से ही 2x प्लस 4। अब आप देख रहे हैं x जो है वहाँ पे 2 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इस पूरे को हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा, अगर हाफ अंदर मल्टीप्लाई होता है तो x प्लस 4/2 यानी कि 2। तो इसके अलावा हमें बचा क्या, केवल 7 था, 2 अंदर है तो बाहर 5 लिख देंगे। अब ये अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा, एक तरफ बनेगा हाफ
इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और दूसरी तरफ होगा 5 को भी बाहर लिख लीजिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। तो फर्स्ट वाला देख लीजिए, बाई पार्ट्स वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन था और कॉस एक्स सेकेंड फंक्शन। ठीक है, और सेकेंड पार्ट की बात करें तो वैसे ही स्प्लिट करना है जैसे अभी बताया था। जो ये वाला इंटीग्रेशन है इस पर आपको थोड़ा फोकस करना होगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग 2ab वाला जो टर्म है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 2ab वाला जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में ये वाला जो टर्म है जहाँ पे x है कोफिशिएंट, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो 4x को अगर 2 से डिवाइड किया तो आएगा 2। केवल अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं, x की बात नहीं कर रहे हैं। तो नंबर क्या आएगा 2, यानी कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 में 2 का स्क्वायर ऐड करना है और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। या फिर आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 4 और माइनस 4, ये करना है। अब यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इन सबसे बन जाएगा मिलके, तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही होगा। और बाकी क्या बचा 7 और माइनस 4, 7 माइनस 4 क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अगर आपको इसको 3 को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, √3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। तो अब सिंपली आपको फार्मूला अप्लाई करना है, 1/a tan इनवर्स x बाय a वाला फॉर्मेट आ जाएगा। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, सिंपली log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 रहेगा। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो है हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 5/√3 tan इनवर्स x प्लस 2/√3 प्लस c। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ज्वेलरी सेलर हैज़ प्रेशियस जेम्स इन वाइट एंड रेड कलर विच ही हैज़ टू पुट इन 3 बॉक्सेस। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3 जेम्स इज शोन इन द टेबल गिवन बिलो। तो बॉक्स 1 में 1 वाइट जेम है और 2 रेड है, इसी तरह बॉक्स 2 में 2 3 और बॉक्स 3 में 3 और 1। ही वॉन्ट्स टू गिव 2 जेम्स टू हिज मदर, सो ही आस्क her to select 1 box at random and pick out any 2 gem one after the other without any replacement from the selected box. The mother selects 1 white and 1 red gem, ये भी बता दिया गया है। Calculate the probability that the gem drawn are from box 2। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जिस बॉक्स से आया है वो बॉक्स 2 होना चाहिए, स्पेसिफिकली बॉक्स 2 की बात हो रही। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, बेस थ्योरम। यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी, यहाँ पे केवल बेस थ्योरम लग रहा है। तो चलिए बेस थ्योरम में क्या होगा इसका आंसर वो देख लीजिए। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में आप देख पा रहे हैं कि वाइट और रेड बॉल्स कितनी हैं किन किन बॉक्सेस में। अगर हमें बॉक्स को सेलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। किसी एक सिंगल बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। अब अगर हम बॉक्स 2 की बात करें तो उसमें एक रेड और एक वाइट, पहले वाइट बोला गया है तो एक वाइट और एक रेड, उसके लिए क्या हो जाएगा, पहले तो बॉक्स 2 सेलेक्ट कर लिया है, एक वाइट निकालने के लिए 2/5 और एक रेड निकालने के लिए 3/4 हो जाएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है ये ऊपर आ गया, बाकी बॉक्स 1, बॉक्स 2 और बॉक्स 3 वाला टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई। तो 18/53 इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फर्नीचर फैक्ट्री यूजेस 3 टाइप्स ऑफ वुड, नेमली टीक वुड, रोज वुड एंड सैटिन वुड फॉर मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइप्स ऑफ फर्नीचर दैट आर टेबल, चेयर एंड कॉट। द वुड रिक्वायरमेंट्स एंड टर्न्स फॉर ईच टाइप ऑफ फर्नीचर आर गिवन बिलो। It is found that 29 tons of teak wood, 13 of rosewood and 16 of satin wood are available to make all 3 types of furniture. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्रेस द डेटा इन द टेबल अबव इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। यानी यहाँ पे मैट्रिसेस से रिलेटेड आ गया है क्वेश्चन। तो अगर हमें इसको एक्सप्रेस करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि x, y और z किसको लेट करना है, क्योंकि टेबल, चेयर और कॉट बनाना है। टोटल अगर आप देखें 29 टर्न्स ऑफ टीक वुड है। इसका मतलब अगर टेबल x को रिप्रेजेंट कर रही है, चेयर y को और कॉट z को, तो टीक वुड रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये कितना होगा 29 टर्न्स के बराबर। इसी तरह दूसरा वाला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2z 13 के बराबर, और 16 टर्न्स ऑफ सैटिन वुड है यानी कि 3x प्लस 2y
प्लस जेड इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये आपने एक्सप्रेस कर दिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में सॉल्व द सेट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म्ड इन सब पार्ट 1 बाय मैट्रिक्स मेथड। इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, यानी ए एक्स इज इक्वल टू बी वाले फॉर्मेट से। फिर इसके बाद क्या है अगले पार्ट में, हेंस फाइंड द नंबर ऑफ टेबल चेयर एंड कॉट प्रोड्यूस्ड। तो हमने मान लिया एक्स वाई और जेड बी द नंबर ऑफ टेबल चेयर्स एंड कॉट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा, ये जो नंबर्स है इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये नंबर लिखने के बाद इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ रही है -3 5 2 5 -10 0 और -1 5 -1। डिटर्मिनेंट नीचे आ गया यहाँ पे। इसके अलावा एक्स वाई जेड हमें निकालना है और बी जो है वो इक्वल टू के बाद जो भी नंबर दिए हैं, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ रही 2 3 एंड 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मिसेस रॉय डिजाइन्स अ विंडो इन हर सन्स स्टडी रूम सो दैट द रूम गेट्स मैक्सिमम सनलाइट। She designs the window in the shape of rectangle surrounded by an equilateral triangle. If the perimeter of the window is 12 meter, find the dimensions of the window that will admit maximum sunlight in the room. तो सनलाइट मैक्सिमम आए उसके लिए मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है। उससे पहले पेरीमीटर इसका देख लेते हैं। मान लीजिए अगर ये रेक्टेंगल की लेंथ L है और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा। ये ब्रेथ है B और B। अब अगर पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर, ये वाला पोर्शन काउंट नहीं होगा विंडो में, तो L प्लस L प्लस L 3L प्लस 2B ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब एरिया की अगर बात कर लें तो एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया, यानी √3/4 इंटू L² प्लस अगला क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब आपको सिंपली यहाँ पे B को रिप्लेस कर देना है, किससे, L के टर्म्स में लेके आना है। तो ये हो जाएगा P - 3L/2। फिर उसके बाद इसको एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, सुमित हैज़ बॉट अ क्लोज्ड cylindrical dustbin. The radius of dustbin is r centimeter and the height is h centimeter. Volume भी given है। फर्स्ट पार्ट है, express h in terms of r using the given volume. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई r² h। इसमें अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम पुट करेंगे 20 पाई हो जाएगा, विल बी इक्वल टू पाई इंटू r² h। तो h यहाँ से क्या आ जाएगा 20/r²। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड है, प्रूव दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ डस्टबिन इज 2πr² प्लस 40π/r। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकाल लीजिएगा और जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे 20/r² पुट कर देंगे। सी पार्ट है, सुमित वॉन्ट्स टू पेंट द डस्टबिन। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बेस एंड टॉप ऑफ द डस्टबिन इज ₹2/cm² एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड साइड इज ₹25/cm²। फाइंड द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ r फॉर पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द डस्टबिन इंक्लूडिंग बेस एंड टॉप। और फिर उसके बाद क्या है, डी वाले में मिनिमाइज़ करना है, कॉस्ट ऑब्वियसली मिनिमाइज ही की जाती है। तो चलिए इनके 12th के दोनों पार्ट का आंसर देख लेते हैं। तो पहला वाला जहाँ पे विंडो की बात हो रही थी तो पेरीमीटर 3L प्लस 2B होगा और पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है आपको 12। तो यहाँ पे सिंपली P - 3L/2 जो हम कह रहे थे वहाँ पे 12 - 3L/2 हो जाएगा। तो ये एरिया आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमम सनलाइट आए इसलिए मैक्सिमाइज करना होगा। तो सबसे पहले dA/dL देख लीजिए, √3/2L प्लस 6 - 3L आ रहा है। अगर इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा जो कि है L = 12/6 - √3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसके बाद d2A/dL² जो है वहाँ पे आप L की वैल्यू पुट करेंगे। वैसे इस केस में d2A/dL² आएगा क्या, वो हो जाएगा √3/2 - 3। L है तो वो हट जाएगा, तो केवल √3/2 - 3। यहाँ पे L पुट भी नहीं कर सकते ये वाली वैल्यू, तो ये नेगेटिव ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब एरिया मैक्सिमम होगा कब, जब लेंथ होगी 12/6 - √3। तो इसी तरह से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। B क्या था 12 - 3L/2। तो L की वैल्यू पुट करके आपको ब्रेथ भी मिल जाएगी। तो ये आ गई आपकी लेंथ और ब्रेथ। ठीक है,
क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट थोड़ा इजी है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला जो इसका ए वाला है 20/r² इसकी हाइट आ गई, टोटल सरफेस एरिया निकालिए और वहाँ पे भी एच की वैल्यू जो है 20/r² वो पुट कर देंगे। तो जो इन्होंने प्रूव करने को कहा था वही सेम वैल्यू आ रही है 2πr² + 40π/r। सी पार्ट में हमें कॉस्ट को मैक्सिमाइज़ करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। उसके लिए पहले कॉस्ट निकालना होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो है उसकी कॉस्ट है 25 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से केवल अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो जो है 40π/r, इसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह जो ऊपर टॉप और बेस का जो एरिया होगा वो 2 टाइम्स ऑफ πr² होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपकी एक कॉस्ट फंक्शन बन गया r के टर्म्स में। अब इसको मिनिमाइज करना है सिंपली। तो मिनिमम कॉस्ट होगी जब r की वैल्यू आ रही है आपकी 5, और वो मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट फंक्शन में 5 पुट कर दीजिए, जो कि आ रही है 942.85 रुपीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये भी देख लेते हैं। ये दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछे गए। फर्स्ट वाला है 2y × e⁴x/y dx + y - 2x × e⁴x/y dy = 0, और x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पे हमें इसको सॉल्व करना है। और इसके बाद सेकंड वाला है x × x² - 1 dy/dx = 1। यहाँ पे भी y 0 और x 2 पुट करके इसको सॉल्व करना है। चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली वाली इक्वेशन आप देख रहे थे पहला पार्ट में, उसमें dy/dx के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब अगर इसको आप चाहे तो dx/dy के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस वजह से क्योंकि ये जो x/y है इसको हमें कुछ लेट करना होगा। x/y को v लेट कर लिया, यानी कि x = yv हो गया। अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू y क्यों कर रहे हैं इस बार, क्योंकि dx/dy को हमें रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा dx/dy = v + y dv/dy। ठीक है, ये पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। ये जो वैल्यू है v + y dv/dy वो यहाँ पे पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे x है वो y × v से रिप्लेस हो जाएगा। तो रिप्लेस होने के बाद आपको v और y वाले टर्म्स अलग अलग सेपरेट करके फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये फाइनली आ जाएगा 2 × e⁴x/y + log y = c। अब यहाँ पे c ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है जब y 1 हो और x 0 हो। तो उस केस में c जो है वो 2 आ रहा है। तो अब आप ये 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए इस जगह पे। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड वाला जो पार्ट था x × x² - 1 dy/dx = 1। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर आप इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए। और पार्शियल फ्रैक्शन से आपके x के अलग अलग टर्म्स स्प्लिट हो जाएंगे। ये तरीका आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आपको नहीं पता है कि a, b और c की वैल्यूज़ कैसे शॉर्ट में निकालते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे 1/x x - 1 x + 1 आएगा, और इसको आपको ये कहाँ से आया x - 1 और x + 1, x² - 1 को अलग अलग स्प्लिट कर लिया a + b a - b में। तो a, b और c की वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 3 वैल्यूज़ आ गई a, b और c की। a आ रहा है -1, b 1/2 और c भी 1/2। अब यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, y वाले टर्म्स एक तरफ करने हैं और x वाले एक तरफ। अगर dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपली y आएगा, और ये जो x वाले अलग अलग टर्म्स हैं इनका log के टर्म्स में आंसर आता जाएगा। y 0 और x 2 पे c की वैल्यू जो आ रही है वो है -log √3/2। तो ये आप पुट कर दीजिए अपने आंसर में, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 चलिए देख लेते हैं। प्राइमरी स्कूल टीचर वांट्स टू टीच कॉन्सेप्ट ऑफ लार्जर नंबर टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2। टू टीच दिस कॉन्सेप्ट ही कंडक्ट्स एन एक्टिविटी इन हिज क्लास। ही आस्क्स द चिल्ड्रन टू सेलेक्ट 2 numbers from the set of numbers given as 2, 3, 4, 5, one after the other without replacement। तो यह probability से related है कुछ। All the outcomes of this activity are tabulated in the form of ordered pair given below। तो ordered pair given है, जैसे कि 2 और 2 का 2,2 बनेगा, 2, 3, 2, 4। पहले पार्ट में क्या बोला है, कंप्लीट द टेबल गिवन अबव। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आ जाएगा 2,5, ये होगा 3,4, ये मतलब फ्री के नंबर हैं आपके 4,3, और ये हो जाएगा 5,2। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड पार्ट है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैविंग वन लार्जर नंबर
एक नंबर लार्जर हो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको देख रहे होंगे 16 है, तो दोनों में कंपैरिजन करना होगा, उसके लिए एक छोटा और एक बड़ा होना चाहिए, यानी इक्वल वाले केसेस हटा देंगे। 2,2, 3,3, 4,4 और 5,5 ये हट गया, तो यानी कि 12 केसेस बचेंगे। थर्ड पार्ट क्या है इसका, let the random variable x denote the larger of the two numbers in the ordered pair. Now complete the probability distribution table for x given below. तो रैंडम वेरिएबल जो x है वो क्या डिनोट करता है, लार्जर ऑफ द टू नंबर। तो 12 केसेस है आपके पास, 3, 4 और 5 के लिए आपको कंप्लीट करना है टेबल। 3 कितने केसेस में आ रहा है, चलिए पहले तो वो देख लेते हैं। तो वो सभी केसेस जिसमें 3 लार्जर है वो कौन सा होगा, इससे कंपेयर किया जा सकता है 2,3 और दूसरा है 3,2। इसके अलावा कोई नहीं है जिससे हम कंपेयर कर सकेंगे कि 3 लार्जर है। 3,4 में क्या होगा, 4 लार्जर आ रहा है, इसलिए 2 आउट ऑफ 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने वो वाले केसेस हटा दिए हैं जिसमें इक्वल है, तो 2 आउट ऑफ 12 हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 केसेस जहाँ पे 4 लार्जर हो, वो वाला नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, वो केसेस कितने होंगे, 2,4, 3,4 और इसके अलावा क्या हो जाएगा 4,3, 4,2, यही 4 केसेस होंगे, यानी 4/12 हो गया। ठीक है, अब अगला है 5 के लिए देखना। तो 5 के लिए देखने के लिए मतलब हुआ कि 5 जो है वो लार्जर होना चाहिए। तो एक केस ये हो गया 2,5, 3,5, 4,5, ये 3 हो गए। इसी तरह 5,2 भी हो जाएगा, 5,3 भी हो जाएगा और 5,4 भी। तो 6/12। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि तीनों को ऐड करेंगे 2/12, 4/12 और 6/12 को, तो 1 आएगा। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स लेस देन 5। लेस देन 5 में ये कौन कौन सा केस हो जाएगा, 3 और 4 वाला। और इसके बाद है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको x इंटू पी एक्स कैलकुलेट करते जाना है और तीनों को ऐड कर देना है। चलिए इनके आंसर्स देख लीजिए एक बार। तो पहले पार्ट का आंसर आपको टेबल फिल करनी थी, उसके बाद 12 है, फिर आपको टेबल एक कंस्ट्रक्ट करनी है। फोर्थ वाले में x लेस देन 5 था, तो 3 और 4 वाला केस ऐड कर दिया, और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू फिफ्थ वाले में 4.33 आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 यानी सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी में ये जो क्वेश्चन 15 है, इसमें यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड पहला क्वेश्चन जो है, मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी निकालना है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अभी इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, इफ द लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा विल बी, ये किसके बराबर होगा। तो आपको पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर होता है। वहीं पे हम लोग कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। फिर थर्ड पार्ट है इसका, एक फिगर आपको गिवन है, बताना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट है, इसमें 2 वेक्टर्स गिवन है, आपको प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए बताना है। और फिफ्थ वाले में है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स पैरेलल टू द वेक्टर दिस। चलिए इसके सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 15 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका ऑप्शन बी सही था, रूट 86 आ रहा है। आपको सिंपली वेक्टर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी निकाल के फिर उसका मॉड करना है। सेकेंड पार्ट में जैसा कि आपको बताया था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये 2 के बराबर आ रहा है। फिर थर्ड पार्ट में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, जो कि सी बी और ए होगी। फोर्थ पार्ट है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो जो वैल्यूज गिवन है उस हिसाब से इसका आंसर 3 आ रहा है। फिर फिफ्थ पार्ट में आपको वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 यूनिट पैरेलल टू वेक्टर ए बताना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे और फिर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीट्यूड 20 का वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के बराबर है, वेयर वेक्टर ए बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर। प्रूव दैट आइदर वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी और वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आर पैरेलल। और फिर सेकंड है इसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं सच दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो हमें इसका एंगल बिटवीन देम बताना है।
चलिए इसके भी दोनों पार्ट के आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के बराबर है। आप यहाँ पे वेक्टर ए को कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये वाला वेक्टर 0 के बराबर होगा, इसका मतलब वेक्टर बी विल बी इक्वल टू वेक्टर सी, या फिर हो सकता है वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी ये दोनों पैरेलल हो। तब भी ये कंडीशन होती है क्रॉस प्रोडक्ट में 0 तभी आता है जब दोनों या तो पैरेलल हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट में इसका देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी गिवन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है इसको स्प्लिट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, साइन थीटा आता है और यहाँ पे आता है कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू 1। ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, tan थीटा आ जाएगा 1 के बराबर, यानी कि थीटा आ गया 45 डिग्रीज। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अ मोबाइल टावर इज सिचुएटेड एट अ टॉप ऑफ हिल, कंसिडर द सरफेस ऑन विच द टावर स्टैंड्स एज अ प्लेन हैविंग पॉइंट्स ए बी एंड सी। उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। द मोबाइल टावर is tied with 3 cables from the points A, B and C such that it stands vertically on the ground. The top of the tower is at a point P as shown in the figure. The foot of perpendicular of P ये भी given है Q के बराबर, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी given है। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट A, B and C। यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगा के आपको A, B और C की इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है। और फिर सेकेंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू बताना है। थर्ड में हाइट ऑफ द टावर। चलिए इसको देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए सिंपली ये वाला जो फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 वाला, और इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो यहाँ से आपको सॉल्व करने के बाद ये मिल जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, जहाँ पे ए बी और सी लाई कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, ये भी मैच कर लीजिए इसका आंसर, x माइनस 2/3 y माइनस इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 1/4। थर्ड वाले पार्ट में हाइट ऑफ द टावर बताने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें आपकी ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 11। इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए पहले। अब यहाँ पे x, y और z की जगह आपको पुट करना है 2, 3 और 1, और फिर जो डिनोमिनेटर है नीचे वो हो जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी आपको, जो कि आ रही 5/√29। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के दोनों क्वेश्चन है। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन x इज इक्वल टू 1। और सेकंड वाले में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। दोनों के पहले डायग्राम समझ लीजिए। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है ओपनिंग राइटवर्ड पैराबोला है, और x इज इक्वल टू a एक लाइन है। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, a, 2a और a, -2a। ये कहाँ से आया, x की वैल्यू आप a पुट करेंगे तब आएगा, y की दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी ऊपर और नीचे प्लस माइनस। अब इसका एरिया अगर हमें निकालना है तो हम किसी एक पोर्शन का, ऊपर वाले का इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, ये 0 से a तक जा रहा है। और यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √4ax। तो y dx हम निकालते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू x के टर्म्स में रिप्लेस कर लिया। तो फाइनली आपका आंसर a के टर्म्स में आ जाएगा 8/3a² यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट देखते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये दो कर्व्स इस तरह से बनेंगे और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो 0,0 ओरिजिन तो हो गई, और उसके अलावा दूसरा अगर निकालना है तो उसके लिए आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 4 ऊपर वाली इक्वेशन से। तो ये सॉल्व करने पे आएगा y की पावर 4 इज इक्वल टू 64y, यानी y क्यूब इज इक्वल टू 64। तो y आ जाएगा आपका 4, x में पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में, तो x आ जाएगा 4, यानी 4,4 आपका दूसरा पॉइंट है। अब यहाँ पे भी आप वही कर सकते हैं कि एक पार्ट को निकाल के उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 से 4 आपका ऊपर वाला जो कर्व है वो कौन सा है, ब्लैक कलर का, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी y क्या हो जाएगा √4x। ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, नीचे क्या है, एक लाइन है जो कि है x के बराबर, y इज इक्वल टू x एक लाइन जा रही है।
तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करने के बाद 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 यानी सेक्शन सी का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सेल्स हैंड टॉवल्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड एट अ रेट ऑफ ₹100 पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी to manufacture hand towels is ₹35,000 and variable cost is estimated to be 30% of the total revenue. What will be the total cost function for manufacturing hand towels? तो फर्स्ट पार्ट का आपको इसमें से ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। अभी इन सभी को डिटेल में देखेंगे। सेकंड वाला है कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ टू सेट ऑफ वेरिएबल x, y गिवन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओनली वन ऑफ द टू रिग्रेशन लाइन्स हैज़ अ नेगेटिव कोफिशिएंट, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, या फिर वन ऑफ द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे रिग्रेशन आपका जो कोफिशिएंट है वो कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों ही आपके नेगेटिव होंगे, ऑप्शन सी हो गया। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय c इज इक्वल टू x प्लस 2x³ माइनस 7/2x²। तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट बताना है। सिंपल है, यहाँ पे पहले एवरेज कॉस्ट निकालेंगे फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फोर्थ वाला है द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन गिवन है, फाइंड द मेन वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ पेन फिक्सेस इट्स सेलिंग प्राइस एट ₹45। कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है। द मैन्युफैक्चरर विल बिगिन टू अर्न प्रॉफिट इफ ही सेल्स मोर देन 16 पेन्स। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट हो रहा होगा, तो यही रीज़न आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के सारे पार्ट का आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन बी आपका सही है, 35,000 प्लस 30x। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू फंक्शन की 30% थी, तो ये हो जाएगा 35,000 प्लस 30x। सेकेंड वाले में ऑप्शन सी सही होगा, जैसा कि आपको बताया बोथ रिग्रेशन लाइन्स विल बी नेगेटिव, उनका कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। थर्ड वाले में मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालना था, उसके लिए सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकालेंगे x से डिवाइड करके, और फिर d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट आ रहा है 4x माइनस 7/2। फोर्थ वाले में आपको मेन निकालना है x और y का, यानी दोनों को सिंपली साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो x बार और y बार आ जाएगा। तो ये जो x और y आ रहा है यही आपका मेन होगा। ठीक है, -11/7 आ रहा है y बार और x बार आ रहा है -4/7। तो आपको फिफ्थ पार्ट में रीज़न पूछा था कि क्यों 16 ही होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। Rx और Cx बराबर है x इज इक्वल टू 16 पे, यानी यहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, इसलिए प्रॉफिट कब होगा जब 16 से ऊपर सेल किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बिलो। फर्स्ट पार्ट में टोटल कॉस्ट फंक्शन बताना है, सिंपल है, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी पार्ट में फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, यानी इसको आपको आपकी f' निकालना है, इंक्रीजिंग है यानी f' ग्रेटर दैन 0 वाला बताना है। या फिर इसका सेकंड ऑप्शन है मोनोपोलिस्ट डिमांड फंक्शन गिवन है, x इज इक्वल टू 60 माइनस p/5। एट वॉट लेवल ऑफ आउटपुट विल मार्जिनल रेवेन्यू भी 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू को 0 इक्वेट करना है, कब उसकी x की वैल्यू क्या होगी उस केस में वो बतानी है। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट मैच कर लीजिए, x प्लस 5x प्लस 36। उसके बाद इंक्रीजिंग बताना था एवरेज कॉस्ट को, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 6। नेगेटिव में हो नहीं सकता, इसलिए x जो है वो 6 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। और c का जो ऑप्शनल वाला है, यहाँ पे सबसे पहले p निकालेंगे, p की वैल्यू निकालने के बाद x से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको रेवेन्यू फंक्शन मिल जाएगा। फिर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, उसके लिए हमें d/dx ऑफ रेवेन्यू फंक्शन करना होगा और उसको 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट करने पे x की वैल्यू आपको 30 मिल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। XYZ कंपनी प्लान्स टू एडवर्टाइज सम वैकेंसीज, द मैनेजर इज आस्क्ड टू सजेस्ट द मंथली सैलरी ऑफ दीज वैकेंसीज बेस्ड ऑन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। टू डू सो द मैन्युफैक्चरर स्टडीज द ईयर ऑफ सर्विस एंड द मंथली सैलरी ड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो ईयर ऑफ सर्विस और मंथली सैलरी इन थाउजेंड्स में दे रखी है x और y के फॉर्म में। आपको सबसे पहले बताना है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मंथली सैलरी ऑन द ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या है, y ऑन x बताना है, इसकी लाइन बतानी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ y ऑन x। सेकेंड है इफ अ पर्सन विद 13 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अप्लाइज फॉर द जॉब इन दिस कंपनी व्हाट मंथली सैलरी, यानी कि आपकी बार आपको x की वैल्यू गिवन है, आपको वहाँ पे इसी वाली इक्वेशन में y की वैल्यू निकालनी है।
और इसी में ऑप्शन में है कि द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी गिवन है ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये गिवन है 3y माइनस 4x। इसी का सेकंड वाला देखते हैं, द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटेंसी फॉर अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट इज 3y माइनस 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। और एवरेज स्कोर आपको गिवन है अकाउंटेंसी का, वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स गिवन है 9/16 ऑफ वेरिएंस इन अकाउंटेंसी। फर्स्ट पार्ट में आपको एवरेज स्कोर निकालना है स्टैटिस्टिक्स का, सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 21 के सारे आंसर्स। तो यहाँ पे हमने मेथड यूज़ किया है ये वाला फॉर्मूला by(x) और b(xy) निकालने के लिए x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसी तरह एक्स वाई में क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर सेम रहेगा, नीचे वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप डेटा देख लीजिए, x माइनस एक्स बार में x बार जो है वो हमने 8 लिया है, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि x बार और y बार का ये फॉर्मूला होता है कि टोटल वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपली एवरेज हमने निकाल लिया है, तो दोनों का ही 8 आ रहा है। उसके बाद x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन भी निकालना है। इन सब की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको सबसे पहले पार्ट में इक्वेशन ऑफ y ऑन x पूछा था, तो वो आ रही है 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 8। फिर सेकेंड पार्ट में आप x की वैल्यू 13 पुट करेंगे, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 13 है, तो उस केस में y की वैल्यू जो आ रही है उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सैलरी जो है वो इन थाउजेंड्स दे रखी है, तो रुपीज़ आ जाएगा 11,750। अब इसी में ऑप्शन में है सेकंड वाला पार्ट में अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना था, एवरेज स्कोर इन स्टैटिस्टिक्स, जो कि आ रहा है 62.4। ये कैसे आएगा, देखिए आपको यहाँ पे सिंपली y और x की जगह y बार और x बार रिप्लेस कर देना है। y बार ऑलरेडी गिवन है, तो x बार आ जाएगा 62.4। फिर इसी में जो बी पार्ट है उसमें आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको कुछ डेटा यहाँ पे गिवन भी है कि आपको यहाँ पे गिवन है एवरेज स्कोर इन अकाउंटेंसी 44 है, एवरेज गिवन है, वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको आप x के टर्म्स में लिख लीजिए ताकि आपको b(xy) निकल सके। जो y का यहाँ पे कोफिशिएंट होगा वही b(xy) होता है, क्योंकि हमने x के टर्म्स में लिखा है। अगर y के टर्म्स में लिखेंगे तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो b(yx) होगा। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन गिवन है वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटेंसी का, जो कि है सिग्मा स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/16 ऑफ सिग्मा स्क्वायर y। तो यहाँ पे सिग्मा x अपॉन सिग्मा y आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्योंकि r की वैल्यू निकालनी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो सिंपली आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 4/5। तो क्वेश्चन सेज अमन हैज़ ₹1500 टू परचेज राइस एंड व्हीट फॉर हिज ग्रोसरी शॉप। Each sack of rice and wheat cost ₹180 and 120 respectively. He can store a maximum number of 10 bags in his shop. He will earn a profit of ₹11 per bag of rice and ₹9 per bag of wheat. तो प्रॉफिट फंक्शन आपका आ गया 11x प्लस 9y, और उसके बाद स्पेस कंस्ट्रेंट गिवन है कि 10 बैग से ज़्यादा स्टोर नहीं किए जा सकते, यानी x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 10। और एक और कंस्ट्रेंट आपको गिवन है कॉस्ट वाला, या मनी कंस्ट्रेंट बोल सकते हैं, तो वो गिवन है ईच सैक ऑफ राइस की कॉस्ट है 180, तो टोटल कितने हो जाएंगे 180x। इसी तरह 120y किसके लिए हो जाएगा, व्हीट के लिए, और ये एक्सीड नहीं करना चाहिए 1500 से, यानी लेस देन इक्वल टू 1500। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसको फॉर्मुलेट करना है, ग्राफ पे बनाना होगा, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो है 100 रुपीज़। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया ₹100 व्हेन 5 बैग्स ऑफ राइस एंड 5 बैग्स ऑफ व्हीट आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्लास 12th ISC का बोर्ड 2024 का पेपर का सॉल्यूशन डिस्कस हो चुका है अच्छे से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।